भी दूर दूर से अगर कांग्रेस को ढूंढोगे तो कांग्रेस नजर नहीं आने वाली है। कांग्रेस को उसकी करनियों का फल मिला है। कांग्रेस ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश में जो भ्रष्टाचार किया, जो लूट खसूट की, गरीबों का खून कांग्रेस ने चूसा। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सरकार में रही, कांग्रेसियों ने सिर्फ अपने घर भरे। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का सफाया हो गया है और दूरबीन से ढूंढने पर भी आपको कांग्रेस नजर नहीं आने वाली है। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, लोगों ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें भी देखी हैं और लोगों ने पीडीपी की हुकूमतें भी देखी हैं। जम्मू कश्मीर में कभी भी आज तक भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं रहा। अब हमें विश्वास है कि जिस तरीके से चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर के अंदर आज दुनिया बीजेपी में शामिल हो रही है, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, जम्मू संभाग के डोगरे हैं या कश्मीर के हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं, सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत कि अब पूरे हिंदुस्तान की जनता जिस प्रकार मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट को, विकास को, अच्छाई को और सच्चाई के साथ खड़ी हुई है। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार देवबंद में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाया है, उसी प्रकार आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, कमल का फूल यहां भी जबरदस्त तरीके से खिलेगा। और हमारा मिशन रहेगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए, यहां डेवलपमेंट हुई, गरीबों को, मजदूरों, किसानों, गांव के, शहर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। पार्टी को ही जम्मू कश्मीर की जनता प्यार कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार ने, मोदी साहब ने जनता का भला किया। कोई भी चीज आप इंटरेस्ट से करते हो तो आप उस चीज को अच्छे से समझते हो और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। ठीक है, इमोशन कई होते हैं तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस वीक होती है। तो हम इस एस्पेक्ट पे भी काम करते हैं ताकि बच्चा जो है इमोशनली स्ट्रांग हो। तो अब हम स्कूल की जो करिकुलम की बात करें, लीड के करिकुलम की, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे कवर होंगे। बच्चों को सिखाया जाएगा कि टीम में कैसे पढ़ना है। तो बच्चे को वो जो भी बच्चा सीख रहा है, बच्चे को उसको रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, वो बच्चे को आना चाहिए। चाहे वो बाहर ग्राउंड है, ग्राउंड का एरिया काउंट करना है, तो बच्चे को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लीड के साथ। जैसे चेयरमैन सर ने भी बताया कि नौशहरा का बच्चा, यहाँ पे बैठा बच्चा दिल्ली के बच्चे के साथ compete कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ लीड। हम ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लीड के थ्रू देंगे कि आप थ्रू आउट इंडिया, अगर 3000 से ज्यादा स्कूल है हमारे लीड के, तो आप उन स्कूल्स में बॉम्बे, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, किसी भी सिटी में हमारा स्कूल है, यहाँ का बच्चा उन बच्चों के साथ compete कर सकता है। हम ऐसे प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड देन लीडरशिप, क्रिएटिविटी, कोडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंसेस, ये मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ठीक है जी। सो ये जो पार्टनरशिप है लीड की और न्यू नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की, अब इस पार्टनरशिप में क्या होगा कि लीड बिल्कुल स्कूल के साथ जुड़ के जो है वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करेगा, ताकि जो डेवलपमेंट हमने एक्सपेक्ट की है, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको विजिबल हो, वो आप देख सकें। अब ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा।
सबसे पहले हमारा करिकुलम जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो क्वालिटीज मैंने बताई कि खाली कॉन्फिडेंस, वो अपने साथ लीड करे और एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। एनईपी 2020 की एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स कहते हैं। आपने देखा होगा 2 साल बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाए, ऑनलाइन क्लासेस करते रहे। कितने पेरेंट्स ऐसे मानते हैं कि आपके बच्चों को आपसे ज्यादा फोन अच्छा चलाना आता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो कोई पेरेंट्स को बच्चे को पूछना पड़ता है कि बताओ कैसे करना। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि अब जनरेशन ऐसी है कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड, उनका ध्यान, उनका रुझान जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है। तो प्रोग्रामिंग बच्चों को हम स्कूल में ही सिखाएंगे, जिसको हम कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि हम बच्चों को कोडिंग जो है स्टार्ट कर दें बच्चे की स्कूल टाइम में, ताकि बच्चा जब स्कूल से बाहर निकले तो उसके पास ऐसा स्किल हो जो आने वाली जॉब्स के लिए रेडी है। तो कोडिंग एंड कंप्यूटेशन स्किल्स में कुछ बेसिक चीजें लर्निंग प्लान्स रहते हैं। बच्चा एक ऐप कैसे बनाए, श्री प्रदीप गुप्ता सर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि वह आए और अपना एक्चुअली हमने वर्मानी सर को कांटेक्ट किया क्योंकि हमारी ये जो स्कीम है ज़्यादातर व्यापार वर्ग से ही जुड़ी हुई है। तो वर्मानी साहब की कोऑर्डिनेशन से, मेरे स्टाफ की मेहनत से आज ये छोटा सा कार्यक्रम मीडिया भाइयों के सहयोग से हमने ये छोटा सा रखा है मजदूर भाइयों के लिए। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि स्कीम के बारे में हमें डिप्टी मैम ही अवगत कराएंगे, तो मैं मैम पठानिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे की जो भी एक्टिविटी स्टेज पर आज की राष्ट्रीय योजना पेंशन के जो पैम्फलेट्स हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। इस स्कीम को थोड़ा सा दर्शाएं। प्लीज सर फ्लैश कीजिए। बाबूलाल, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता है, कभी खुद ही खुद के लिए तैयारी करनी पड़ती है। राजू भैया, 1 मिनट भी लेट नहीं करते हो आप ना? साहब काम करने के लिए तो बैठे हैं। खूब काम करना है, खूब कमाना है। अभी तो ठीक है, पर बुढ़ापे में ऐसे मजदूरी करोगे? चचा, जब तक हाथ पैर चलेंगे जिंदगी चलेगी, देखा जाएगा। सविता जी मैडम, मैं सोच रही थी कि तुम अपने ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग्स क्यों नहीं कर लेती? मुझे तेरी चिंता हो रही है। 15-20 साल के बाद तुम अकेली होगी, तब ले अकेली क्यों? ये मेरा लाल, ये बनेगा मेरे बुढ़ापे की लाठी। सविता, तुम बहुत भोली हो। क्या मैडम, जेब में पैसा तो है नहीं और हम स्मार्ट होकर भी क्या कर लेंगे? ओके, मैं समझाती हूँ। बाबूलाल, हाँ, पर क्यों साहब? तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए अपना फैलाना पड़ेगा। पेंशन समझती हो? 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए महीने के मिलेंगे, वो भी घर बैठे बिना कुछ किए। 3000? 3000 रुपए? 3000? अरे नहीं, क्या मजाक कर रहे हो साहब? ये तो नामुमकिन है। भारत सरकार ने नामुमकिन से ना हटा दिया है। अब सब मुमकिन है। पर कैसे? धन योजना से रैग पिकर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, स्ट्रीट वेंडर, सब्जी वाले, घर पर काम करने वाले, लघु किसान, चाय की टपरी वाले, कुम्हार, नाई समेत इसी तरह के अन्य रोजगार से जुड़े हुए और मासिक 15,000 या उससे कम आय वाले वो इनकी वजह से हो रहा है। तो इसी प्रकार समय समय पर जो इनकी स्कीमें आती हैं, ई श्रम कार्ड की आई, सबसे ज़्यादा कैंप भोपाल मंडल ने लगवाए और ई श्रम कार्ड हमने अपने हाथों से बांटे। आज उनका अवार्ड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। मैं इसका भी क्या दिल से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आई हुई मेरी भोपाल मंडल टीम, जो हर समय लेबर कमिश्नर की जितनी स्कीमें निकलती है वो जहाँ तक कि हमारे जितने भी वर्कर हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब ये जो 18 से 40 साल की स्कीम थी, पहले जो ई श्रम कार्ड की स्कीम थी, हमने जगह जगह जाकर कैंप लगवाए और कैंपेनिंग की। आज वो कार्ड हमने हर घर घर में पहुँचाया। आगे भी जो स्कीमें इनकी आएंगी
हम इनका पूरा सहयोग देंगे। लेकिन एक आपको पता ही है कि हमारा जो है बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। पहले ई श्रम जो है उस स्कीम को भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है घर घर तक पहुंचाया, और अब हमारी ये नई स्कीम है प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना। तो इसमें जो लेबर डिपार्टमेंट है, इनकी जो भी लेटेस्ट स्कीम्स आती जाएंगी वो हम लोगों के बीच में इन स्कीम्स को फैलाना जो है वो हमारा फ़र्ज़ भी है, और ये हम करते रहेंगे। इसी के लिए आज यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम जो है हमने आयोजित किया है, जिसमें कि जो भी लोग असंगठित जो है क्षेत्र है वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे जो अपना रोज़गार खुद कमा रहे हैं, कोई लघु शॉप्स पे जो काम कर रहे हैं, या फड़ी वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, ये सारे जो लोग हैं इनके लिए ही स्कीम्स जो है भारत सरकार बना रही है। और यही स्कीम्स लेके हम आज यहाँ पर आए हैं, जिसमें कि पेंशन स्कीम जो है हमारी लेटेस्ट है, जो अब 60 साल के ये हो जाएंगे, इनको 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इसमें एलिजिबिलिटी है 18 से 40 साल। जितना भी ये योगदान करेंगे, जो कि 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक है, जितना ये योगदान करेंगे उतना ही भारत सरकार जो है इसमें अपना मैचिंग शेयर डालेगी। और ये जो इनका सम है ये LIC के पास सुरक्षित है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसके लिए सिंपल से 2 आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड और आपका उनका बैंक जो खाता नंबर है वो उनको प्रोवाइड करना है, तो इस स्कीम में ये एनरोल हो जाएंगे। और ये मैं आपको इसमें ये भी खुशी से बताना चाहूँगी कि ई श्रम में तो हम नंबर 1 आए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। जितनी भी यूटीज़ हैं उसमें नंबर 1 अभी हमें अवार्ड नेशनल लेवल पे मिला है। और उधमपुर में ये जो श्रम योगी मानधन योजना है, उधमपुर ने बहुत इवन 100% जो टारगेट था उससे बियॉन्ड जा चुके हैं। ये 170% जो है इन्होंने लोगों को कवरेज कर दिया है। तो उधमपुर जो है इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। एंड हमारे जो यहाँ ऑफिसर्स हैं ये भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत ही मेहनत से लोगों को सब स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं। उनको नवजोत सिंह सिद्धू और जो छन्नी जी थे उनके बीच में हमेशा इनफाइटिंग चलती रही, शायद उसका नतीजा भी पंजाब चुनाव बिल्कुल सर पे आके खड़े थे और उस टाइम पे ये सब हो रहा था। अभी हमारे यहाँ के अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी डिलिमिटेशन कमीशन का अहवाल भी आना है। अभी तक हम सोच रहे हैं कि राज्य की घोषणा होनी चाहिए, उसकी हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था अमित शाह जी ने कि राज्य पहले करेंगे फिर चुनाव करेंगे, तो हम चाहते हैं कि पहले राज्य की घोषणा हो जाए और फिर चुनाव हो जाए। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो पंजाब में हुआ वो कांग्रेस की इनफाइटिंग की वजह से हुआ? हो सकता है उसका, मैंने जैसे बोला कि अभी CWC की मीटिंग में उसका सभी का कारणों की मीमांसा की जाएगी और उसमें हम उसका पूरा अभ्यास करेंगे और उससे हम सुधर जाएंगे। राजीव जी, मुझे एक चीज़ जाननी है, यूपी में, पंजाब को आप छोड़े वहाँ इनफाइटिंग हुई, यूपी में तो कई सालों से हमने कांग्रेस का जवाल देखा है। मैंने वेस्टर्न यूपी खुद देखी हुई है, लीडर बहुत ज़्यादा है, कारकुन अंदर कम है। मुझे लगता है संगठन जो हमारा है वहाँ पे संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। अकेला लीडर कब तक करेगा? हमारी प्रियंका जी होगी या राहुल जी होंगे, अकेले कहाँ तक शुरू करेंगे? जब तक संगठन नीचे से नहीं होगा तब तक कहाँ से हम शुरू करेंगे? लगातार ये आवाज़ आ रही है और ये डिमांड हो रही है, आप माने ना माने, यहाँ दो हमें भी बराबर है। नहीं, हमें शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर ऐसे लगता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नीचे से शुरू करना पड़ेगा। संगठन नीचे से जब तक नहीं होता है, ऊपर से हम आएंगे और यहाँ पे भाषण देंगे तो कुछ नहीं होगा। लगातार तो ये भी है कि स्प्लिट बिल्कुल दहाने पे है, 2 हिस्से हो जाएंगे, एक किसी और के साथ जुड़ के मिल जाएगा। मुझे ऐसे लगता नहीं है, मुझे ये आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं है। फेस मुकेश अंबानी, मगर ये तम सज कंपनी सर अत मे शेयर होल्डर गो रेट गए अत कम तुम 3,000 क्विंटल यह डिपार्टमेंट बना कंपनी अत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सरपंच इथे पे सोमवार सारे गाँव रिप्रेजेंटेटिव अत गाँव चुन अगर अक गाँव फार्मर 10 इथे पे FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यह कंपनी तुम 50 नफर रलियो तुम बनो यह कंपनी ठीक है। वो अमिक फायदे क्या तुम यह क्या पे जरूरत आयो तो समझ अमिक जरूरत क्या पे वो तुम सारी मसाइल तुम इशू हल ठीक वो चीज वो तुम रॉ मटीरियल अनान तुम फीड फॉडर मोल अत कुन जमींदार क्विंटल फीड यह FPO ऑर्डर दी यह अन्ना पंजाब का डायरेक्टर अगर फैक्ट्री प्रोड्यूस करान 100 रुपये फीड क्विंटल तो मुकदम जमींदार 1500 ये साथ तुहस ये कंपनी तुहस ये ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये हमारा अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन
कंसेप्ट यहाँ पर अभी हमारे स्टेट में ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ है। इस सिलसिले में हमने सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो पिछले हफ्ते हमने बांडीपुरा में एक वर्कशॉप इसमें कंडक्ट किया था। इस बार हमने यहाँ पर हजन म्यूनसिपल हॉल में ये वर्कशॉप कंडक्ट किया। इसमें जो हमारे यहाँ पर शीप फार्मर्स हैं, क्योंकि ये अभी शीप फार्मिंग एक्टिविटी ये हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें हम चाहते हैं कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बने शीप सेक्टर में। हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं फार्मरों को, उनको हम बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में काम करोगे, इनके जो इश्यूज़ है, चाहे वो वूल के रिलेटेड हो, चाहे प्रोसेस मटन के रिलेटेड हो, चाहे फीड के रिलेटेड हो, मेडिसिन के रिलेटेड हो, वैक्सीनेशन के रिलेटेड हो, वो सारे तभी एड्रेस होगी जब इनके एक कलेक्टिव एक आवाज़ बन जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इनका बन जाएगा। तो इसमें हमने नाबार्ड के एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, हमने KVK से भी एक्सपर्ट बुलाए हैं, बैंक से भी एक्सपर्ट आए हैं। इनके साथ एक पूरे दिन का ये वर्कशॉप रहेगा। इसमें हम इंशाल्लाह हमारा यही इसमें ये एम रहेगा कि हम कम से कम 3-4 FPOs यहाँ पर बनाएं। इलाके में रहते हैं, कश्मीर में, लेह लद्दाख, करगिल तक, हर पहाड़ी में हमको हमें राशन का बहुत परेशानी बनती है। राशन ले जाने के वहाँ हमारा डीलर जो है वो अपना होना चाहिए, अपनी बरादरी में से, बकरवाल कौम में से होना चाहिए। जो नीचे वो लोग लगता है वो कागजों में रहते हैं, हम तक फायदा इस चीज़ का कोई नहीं पहुँच सकता। हमारी यह सबसे पहले यह अपील है, क्यों पेट में कुछ खाएंगे तो हम आगे भी फिर कुछ भी कर सकते हैं। जब इतनी हमारी हालात होगी तो हम क्या करेंगे? और क्या माल के लिए डॉक्टर हमें वहाँ होना चाहिए। स्कूल हमारा, जब अनपढ़ता कोई कौम रहेगी तो तरक्की क्या कर सकेगी? जो हमारा जिम्मेदार पढ़े लिखे वहाँ लोग हैं, वो कागजों में बिल्कुल अपनी तनख्वाह लेते हैं। हम वहाँ बकरवाल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमारे से झूठा। और डिपार्टमेंट को तरफ से कुछ नहीं मिलता हमारा। बार बार हमारा ये सभी धोखे हैं, कागजों में ये सब हमारे वो लोग फायदा उठाते हैं। तो बकरवाल कौम को ये निर्णय रखा है। बकरवाल समाज के एक डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन यहाँ पे डामालो रजौरी में ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसमें ज़िला के तमाम जितने भी बकरवाल बरादरी के लोग थे उन्होंने यहाँ पे अपनी शमूलियत की है। और साथ ही इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले हमारे लोग थे, उसमें हमारे चाहे वो डॉक्टर वक़ार अहमद मिर्ज़ा साहब हों, रफ़ीक अहमद बजाड़ साहब हों, बाजी अब्दुल साहब हों, या एडवोकेट जुनैद साहब हों, इन सब लोगों ने इस पूरी महफ़िल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पे जो बकरवाल समाज को आए दिन की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में यहाँ पे बड़ी मतलब बड़े अंदाज में यहाँ पे उस पर तबादला ख्याल हुआ है। और तमाम जितने भी बेसिक चाहे वो इश्यूज़ थे हमारे बकरवाल समाज के, चाहे वो लैंड्स के इशू हों, चाहे वो सरकार की स्कीम्स के बारे में हों, चाहे वो आए दिन की जितनी भी इनके मुश्किलात हों, जहाँ से इनको चाहे वो अपना माल मवेशी लेके कश्मीर जाना हो या कश्मीर से वापस आना हो, एजुकेशंस के हों, TSBs के रिलेटेड हों, तमाम डेवलपमेंट से लेके एजुकेशंस तक और यहाँ पे इनका जो रहना सहना है उस तक यहाँ पे सारी चीज़ों पे गौर किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि बकरवाल समाज एक ऐसा समाज है, मुझे अब 4था साल है यहाँ पे, हमने काफ़ी सारी सरकार की जो स्कीमें हैं वो मुसी पट्टी के अंदर एक्साइज हो रही हैं। बकरवाल समाज के काफ़ी सारे लोग मुसी पट्टी में भी रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की आए दिन इनको मुश्किलात रहती है। हम अगर PMAY की ही अगर बात करते हैं, मकान बनाना हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे किसी के पास कोई हौसलेस है तो वो बकरवाल समाज के लोग थे, जो अपने छोटे छोटे इन्होंने अपने हम देसी ज़ुबान में कहते हैं टारे बनाए हुए थे, या उसके ऊपर चादरें डाल के ये रह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लगता था कि इनके पास अगर ये PMAY की स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुँचता तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी। लेकिन जब हम वो स्कीमों का इनको बेनिफिट देने की हम बात करते थे तो सबसे ज़्यादा इशू आता था लैंड का। ये सारी चीज़ें हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक उठाई और म्यूनसिपैलिटीज़ की हद तक जो इशूज़ थे हमने कोशिश की कि लगभग वो सारे इशूज़ हमने हल किए हैं। लेकिन ज़िला के अंदर अगर हम बात करेंगे, चाहे वो PMAY का सर्वे हुआ हो या बाकी अदर सर्वे हों, तो ये लोग जो हैं वो हर दिन आए दिन विक्टिमाइज़ होते हैं। जब भी कोई सरकार का सर्वे होता है या सेंसिस होता है तो उस वक्त ये लोग सारे माइग्रेशन करके अपने माल मवेशियों के साथ कश्मीर गए होते हैं। अगर यहाँ पे कोई होता भी है तो सरकार के जो लोग हैं वो इन तक पहुँचते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में एक यहाँ पे लंबा चौड़ा यहाँ पे आज तबादला ख्याल किया गया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज की इस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ही डिस्ट्रिक्ट की कमेटी भी बनाई गई और साथ में जो जम्मू कश्मीर की भी एक यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे चुने गए। और हमें उनसे पूरी उम्मीद भी है कि वो जम्मू कश्मीर में तमाम रहने वाले जितने भी बकरवाल समाज के लोग हैं उनके तमाम मुतालबात जो है वो सरकार के सामने लाएंगे और सरकार इन लोगों को जो है वो सुनेगी। इनका ये मानना है कि हमारा भी ये मानना है कि काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो वो हमारी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उनका सर्वे में भी नाम नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल DC साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। DC साहब के सारे नोटिस में ये प्रोग्राम था। मामला कुल मिला के ये था कि इनके इश्यूज़ को सरकार तक पहुँचाया जाए। इसी चीज़ में मैं भी यहाँ पे आज इस महफिल में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा था और हमें ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा और हम ये कोशिश
कोशिश करेंगे कि इस समाज के साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं आने वाले वक्त में हम उसका हल करवाएं। ये डाक बंगला में जो ये कन्वेंशन हुई है, ये अपनी नौइयत की पहली कन्वेंशन है यहाँ कि जो खाना बदोश तबका है, बकरवाल का जो खाना बदोश तबका है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान ने और जम्मू कश्मीर ने स्कीमें खोल रखी हैं, उन स्कीमों का उसका कोई फ़ायदा नहीं आता। एक तो उनका जो सेटअप है वो ऐसा है कि जो लोग बेघर हैं, बेज़मीन हैं, खाना बदोश तबका के, वो जब यहाँ कर बैठते हैं तो अपने वो कुले वुले करके बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं कश्मीर, वहाँ जाकर टेंटों में गुजारा करते हैं। ना तो तालीम है उनके पास, ना उनके पास वो साधन है, और जितनी स्कीमें वो चाहे TSP की हों, शेड्यूल ट्राइब की दूसरी हों, वो कोई भी उन तक नहीं पहुँचती। इसको लेकर यहाँ पूरे ज़िला से, हर ब्लाक से, हर तहसील से बकरवाल तबका जो है मोबाइल खानदोज में आया। मैं मुबारक देता हूँ हाजी अब्दुल अजीज़ साहब को, मेरे साथ हैं, कि ये जो बकरवाल वेलफेयर यूनियन है इसके सदर चुने गए। रफ़ीक बजाज साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जुनैद वकील साहब हैं हमारे, जुनैद हुसैन साहब मेरे कज़न हैं, बड़ी कोशिश की है उन्होंने, और ये कोशिश करके ये जो आज की ये जो मीटिंग जो है ये बुलाई गई, ये कन्वेंशन हुई। और जिस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि अगर किसी और समाज की आज ये कन्वेंशन होती तो ये सारा डाक बंगला लग्जरी गाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन ये लोग पैदल चल के आए, इनके अंदर वो दम है, पैदल चल के आए और पैदल यहाँ से वापस जाएंगे आज भी। तो बात ये है कि इनकी वो सुनवाई नहीं है। और मैं शकील कतील शफाई के शेर के साथ बात को ख़त्म करूँगा। हम इस नीचे पर हैं, अगर गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, अगर किसी DC ने, किसी कमिश्नर ने ट्राइबल की बात ना सुनी, ट्राइबल को फ़ायदा न दिया, तो फिर बकौल कतील शफाई वो मुनाफिक उस शख्स का नहीं है कोई कतील जो जुल्म तो सहता है लेकिन बगावत नहीं करता। आज आप कश्मीरी पंडितों का देखें, उनकी कॉलोनियाँ बन गई हैं, वो सेटल हो गए, लेकिन हमारे लोगों की कोई कॉलोनी नहीं है, कोई सेटल नहीं है। और कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 कनाल जगह रखी जाए जिसमें इन लोगों की कॉलोनी बने। गुजर हॉस्टल का जो है उसको इनको फ़ायदा नहीं, मोबाइल स्कूलों का फ़ायदा नहीं। ये सारी बातें हाजी अब्दुल अजीज़ साहब भी आपके साथ बात रखेंगे, मुझे इतना ही कहना है। या इकट्ठा होने का ये मकसद था कि हमने ये जो हमारी मोबाइल एसोसिएशन 1999 से हमने शुरू की थी। दरमियान में हालात ख़राब हुए वक्त के, मुल्क के, उसके बाद कोरोना हुआ, उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनकी वफ़ात हो चुकी। उसके बाद हमने देखा कि हमारी यहाँ जो लीडरशिप थी, जो हमारे लीडर के लोग आते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है वो कहते हैं कि आप जो कहे आप लोगों के है जी, सब कुछ ट्रैवल आपके लिए, स्कूल आप, मोबाइल स्कूल आपके लिए, डिस्पेंसरी आपके लिए हमने खोली, ये करेंगे वो करेंगे। जब इलेक्शन होने के बाद वो लोग इलेक्शन बस अपनी कुछ पर बैठते हैं तो उनको आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। आप हमारी जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आगे पीछे म्यूनसिपलिटी में कुछ लोग हमारे हैं, जो चेयरमैन साहब जहाँ बैठे हैं, उन्हीं के लादा देख लें जाकर, इनको पता है। और इन्होंने बहुत लोगों की मदद की अपनी तरफ से, कुछ ना होने के बावजूद, रिकॉर्ड ना होने के बावजूद इन्होंने लोगों को साथ लेकर जाकर दफ्तरों में, तहसीलदार पास पटवारियों के पास, भाई इनका रिकॉर्ड बनाओ देखो। और कुछ लोग हमारे आज तक किस्म के जिनके पास एक मरला ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं, वो बैठे हैं 50 साल से। वहाँ जब कोई उनकी मिसाल करो मकान का पैसा आता है, कोई रिलीफ आती है, हाँ भाई आपका तो नाम ही नहीं है। जब सर्वे होते हैं, सर्वे करते हमारे लोग ऊपर होते हैं उस वक्त, क्योंकि हमारा पेशा ये, पेशा हमारा कि माल मवेशी का, हम गर्म लोग बेचारे गर्मी में यहाँ ज़मीन नहीं या जगह नहीं को बाल कहाँ रुकेगा। अब 1 महीने के बाद ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, रास्ते में इनके लिए वो 50 तो बाद में सर्वे कराते हैं। यह भी गवर्नमेंट की सियासी पॉलिसी है। जब वो सर्वे कराते हैं, सर्वे के टाइम हमारे लोग यहाँ होते ही नहीं, कोई भी सर्वे कराते हैं, सर्वे कराते हैं, उसमें हमारे कोई नाम किसी मकान रिलीफ के मकान के नाम, इंदिरा उनके मकान में उनको नाम, उनमें नाम नहीं। अब हमारे यहाँ मिसाल का ओवर 8 लोग हैं, 50 पे लोग गवर्नमेंट रखा है 60 साल से मिसाल को उनकी पेंशन। यहाँ 75-80 साल के हमारे बेचारे बूढ़े, किसी को पेंशन नहीं, कोई बात। जब हाँ जो आपका तो ना ही नहीं, आपका राशन कार्ड में नाम नहीं, आपका ईमान ना नहीं, इसलिए ऊपर में जाते हैं लोग। तो हमने ये हमारे रास्ते में लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात होती है, हमें काफ़ी हमारी जानी माली नुकसान होता है। कावत से पहले भी हुआ, आज भी मिसाल का जाने में परेशानी होती है। हम गवर्नमेंट से जो कमेटी तश्कील दी, ये क्या लगता है कि आने वाले समय में आपके लोगों के जो काम होंगे हम इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया, हमने मिसाल करा गवर्नर से हमसे मुतालबा किया और लेट को दिया। अगर उन्होंने हमारा इसमें कोई अदाला किया तो ठीक, नहीं तो हम लोग ये लोग सर पर ये चल के यहाँ से ले लद्दाख करके पहाड़ी तक पहुँच सकते हैं। हम वहाँ सेक्रेटेरिएट में भी इसे धरना लगाएंगे, रोडों पे आएंगे ये लोग,
कल गवर्नमेंट हम वो उनको वाजा कहते हैं, कल ऐसा ना कहे कि आप मिसाल का आपने क्यों ऐसा किया। इसलिए हमें रास्ते में बहुत परेशानी है। अब हमारे लोग ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में इनके लिए कोई शेड है ना, कोई इनमें लिए कोई डिस्पेंसरी है। हमारे मिसाल के बच्चियाँ जो डिलीवरी केस होते हैं वहाँ उनकी जान नुकसान हो जाती है। और क्या क्या मुतालबे हैं आपकी कम्युनिटी के जो आज तक हल नहीं हो पाए, और क्या उम्मीद करते हैं ये आप सबसे कि आपको प्रेसिडेंट बनाया गया और कितना जल्दी उन पे आप खरा उतरेंगे? सर असल में हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी ये 89 से चल रही थी। बीच में हमारे प्रेसिडेंट साहब जो थे उनकी डेथ हो गई थी, फिर कोविड का मसला भी था तो हम इसको रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो अब हमने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाई है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट भी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। तो आज उनको हम मुबारकबाद देने के लिए यहाँ हम सब इकट्ठे हुए थे, पूरी डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो बकरवाल मोबाइल वेलफेयर यूनियन के से सारे लोग यहाँ आए थे और उन्होंने आज मुझे ये स्टेट प्रेसिडेंट के इस ओहदे से नवाजा है। तो मैं अपनी उस सारी बरादरी का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी जितने भी ये मुश्किलात हैं इन लोगों को, क्योंकि ये मोबाइल लोग 6 महीने के लिए ऊपर जाते हैं, 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। आप कंपटीशन का दौर है आज, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि वो ऊपर जाते हैं तो उनके लिए ना तो मोबाइल स्कूल होते हैं, जो मोबाइल स्कूल थे वो भी बंद हो गए हैं। अब जब कंपटीशन का दौर आता है, एक तो वो पहले आगे बढ़ ही नहीं सकते पढ़ाई में, अगर है भी है तो जो परमानेंट सीटिंग जिन लोग बच्चों की होती है वो हमसे आगे चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे जो है वो सारे पीछे रह जाते हैं। दूसरा जो है हमारी इस कम्युनिटी का सारा दारो मदार जो है वो भेड़ बकरियों पे था। तो आज आपको पता है कि भेड़ बकरियां भी बहुत कम हो गई हैं, अब ना भेड़ बकरियां रही हैं ना इन लोगों के पास ज़मीनें हैं। और जब भी कोई सर्वे होता है या कोई इलेक्शन होता है तो ये हमारे लोग ऊपर ढोक में होते हैं, वहाँ पे कोई बंदा नहीं जाता है, ना इनका सर्वे होता है। अगर सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है, ना तो ओल्ड एज पेंशन है, ना किसी का राशन कार्ड है, ना किसी को कोई राशन मिल रहा है, तो ये बहुत सारी दुश्वारियाँ इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आज उन्होंने अगर मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट नामजद किया है, हम स्टेट बॉडी भी बनाएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी को साथ लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएं, इनकी जितनी भी मुश्किलात उन सारों का अजाला करवाएं। उसके अलावा हम स्टेट में भी जाएंगे, अगर हमें सेंटर तक जाना पड़ा तो तब भी हम जाएंगे। गवर्नमेंट तो हर मंच से कहती है कि हम गुजर बकरवाल लोगों के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कितने फंड्स दे रहे हैं, क्या आप तक नहीं पहुंच पाते वो? असल में जो ये चीज़ है कि जब मैंने पहले ही बताया है कि जब कोई सर्वे होता है या कोई जब हमारे ये प्लान्स बनते हैं उस टाइम भी हमारे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो अगर प्लान में नहीं है कोई चीज़ तो इनको लाभ कैसे मिलेगा? अगर जितनी भी स्कीमें आ रही सेंटर की उसके लिए आपको BPL होना बहुत ज़रूरी है। BPL अगर नहीं है तो कैसे इनकी मुश्किलात दूर होंगी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं की वजह से हमारे ये लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं? गवर्नमेंट तो कह रही है हम 90% लोगों को नहीं, बेनिफिट का ये है कि सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। जो जिनकी परमानेंट सीटिंग है उनको मिल रहा है, लेकिन जो लोग ऊपर हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो वो ना के बराबर है ना। अगर 100 में से 2% किसी को मिल रहा है या 3% या 5%, तो 95% जो लोग हैं वो इससे महरूम रह गए हैं। तो हमारा ये है कि इन लोगों को भी ये हक किसी न किसी तरीके से दिलाया जाए। शुक्रिया सर। के पीछे जाओगे आप लोग, उससे क्या होता है हमें भी काउंट नहीं रहता और जो आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए उनको भी काउंट नहीं रहेगा। देन हमारा पोर्शन आता है E से एक्सटिंग्विशर का, वहाँ पे हमने एक्सटिंग्विशर को होल्ड करना है। फिर एक्सटिंग्विशर को होल्ड करने के लिए वहाँ पे रहती है हमारी पास की टर्म, ठीक है। पास में PAS, ठीक है। P से मतलब सबसे पहले ये पिन है, पिन को, ठीक है, पिन को ये पड़ता है, P से पिन को पुल करना है, ठीक है। P से ये हो गया। देन ये वाला पकड़ के आपको, ठीक है, दूसरे हाथ में। देन एम आ जाएगा, ए से आ जाएगा एम, ठीक है। बेस, लेकिन जहाँ पे फायर लगी है यानी ऊपर ऊपर आप जहाँ फ्लेम्स जा रही है वहाँ पे नहीं करना है, जहाँ पे नीचे लगी है वहाँ पे करना है, ठीक है। पास का फिर बताओ एक बार, ये करना पास में रहेगा PAS, ठीक है। P स्टैंड फॉर पुल पिन। ये पिन जो है हमारे एक्सटिंग्विशर में, इसको पुल करना है। सबसे पहले यही काम है ना, इसको अनलॉक करने के लिए इसको करेंगे। देन हम इसको पकड़ के, इसका जो हैंडल है ये हमारी ये, इसको हम एम करेंगे। A स्टैंड फॉर एम, ठीक है। एम का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर फ्लेम्स लगे हैं उनको नहीं करना है, जहाँ पे बेस लगी है उसके बेस पे करना है, ठीक है। पुलिस वाले कहाँ पे हमारे? एस का मतलब है ये जो हैंडल है अब हमारा, जिसको हमने खोल दिया, ठीक है। उसको स्क्यूज करोगे तभी तो वो पाउडर निकलेगा ना, फिर उसको स्क्यूज करना है। देन हमारा जो मोशन रहना चाहिए वो साइड टू साइड, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे करके करेंगे, साइड टू साइड करना है, ये पास का आ जाता है। फिर एक्सटिंग्विशर को जब वापस से कंट्रोल हो जाएगी उसको लॉक करके, तो फिर हम उसको उसकी जगह पे नहीं हो जाएगी।
कल पुलिस स्टेशन पुंछ ने दो आदमी रियाज अहमद सन ऑफ मोहम्मद लतीफ़ आर ओ चकबनुल्ला मेंढर और आकिब नियाज सन ऑफ नियाज अहमद आर ओ छुंगा तहसील मेंढर के दो आदमी को पुंछ कॉलेज के साथ SBI ATM के नज़दीक उनको गिरफ़्तार किया। उन पे ख़बर मिली थी कि ये दो आज शख्स जो हैं पुंछ में ATM लोगों से लेके फ्रॉड करके पैसे निकाल के ले जाते हैं। इन पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सी एप्लीकेशन थी और ये कल रंगे हाथ पकड़े गए और तफ्तीश जो है हम कर रहे हैं। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन और होगी इनसे पता चलेगा कि इन्होंने कितनी चोरियां यहाँ से की हुई हैं। उनकी तरफ से भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारी तंजीम या NCO से गुंजाइलो तथ में से भारतीय जनता पार्टी तथ में कोर ऐसे बिला मुकाबल कोर तथ में साथियों गणित ऐसे इस ओत्र इलेक्शन ओस पांच स्टेट में जूनस 14 स्टेट में जूनस फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री यूपी में दबी फिर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई फर्स्ट टाइम इथे कन अगर वो पूरे हिंदुस्तान ग्राउंड लेवल लोग गरीब लोग तिम आव समझ पार्टी पजे पार्टी पजे ब्रोट पकन गरीबन पार्टी गरीबन हम मिल देंगे, ये महाजन खोल देंगे और सच बात लोगों के सामने लाएंगे। मांगते क्या है हमसे? कल तक ये सोच रहे थे कि नहीं, अगर ऊंट इस करवट की तरफ बदल गया तो हम आजाद के साथ, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। आज पता चला कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर दमदार है और अब नए प्लान बनाने शुरू किए कि हम बिल्कुल, हम तो बीजेपी थे ना। अरे कहाँ गया बीजेपी? किसको धोखा दे रहे हो? किन लोगों को धोखा दे रहे हो? एक ठेकेदारी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह हो रहा, इसका जनाजा हम निकालेंगे। क्या आप लोग इसके साथ हो? इस ठेकेदारी कॉन्फ्रेंस, क्या आप लोग इसके साथ हो? अरे हाथ आया ना कहो। और इसी तरह कुवतों को भी जो अभी तक वो चुपके बैठे हैं, अब खरगोशी की तरह वो भी चहल पहल शुरू करेंगे। देखिए कि दाना वाना तो नहीं मिला, पहले पता करेंगे कि हाँ वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि बुज़दिल लोग हैं। हम आज यहाँ इन लोगों को चेतावनी दिया कि देखो भाई, दो पॉलिसियां मत रखो, एक पॉलिसी ओपनली रखो। कश्मीरी कौम का मजीद धोखा नहीं लगेगा। ये 3 एक कभी वापस नहीं आएगा। क्यों लोगों को बहकाते हो? क्यों लोगों को धोखा देते हो? और क्या यहाँ और कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या लोगों से आप वोट इसीलिए मांग रहे हो कि आप 370 वापस लाएंगे? ये तो डे ड्रीम्स हैं। डे ड्रीम समझते हो, जो कोई दिन में ख्वाब देखता है ना, वही ख्वाब ही देखते हैं। मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा, हमारी पॉलिसी में कुछ चीजें आपने देखी। यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती, यहाँ अकरबा परवरी नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ दोस्ती नहीं चलती, यहाँ उसूल पे फैसले होते हैं, कानून के तहत फैसले होते हैं। और हम किसी चीज को सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही। जितनी भी पार्टियां थी ये बोलते थे अब तो वो बात गई, अब यहाँ इनकी सरकार अब नहीं आएगी। योगी साहब ने ये किया, मगर कल उन्हें दिखाकर लोगों ने कि यहाँ कौन सी पार्टी है। अगर यहाँ पार्टी है वो वाहिद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। चाहता आंधी है तो आखिर फोड़ करके बैठे प्रधानमंत्री जी के पास ही।
अभी तो इलेक्शन जिस तरह से चले 4 राज्यों में, 4 राज्यों में कर ले या हिंदुस्तान में कहीं भी कर ले, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं देगी तब तक हम रोड पे खून खच्चर को उतारू हो चुके हैं। चाहे मेरे को लड़ने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, मैं मरने के लिए उतारू हो चुका हूँ। साफ तौर पर आप देख रहे हैं आज के इस एहतजाज के हवाले से आज यही है कि आज मरने के लिए उतारू हो चुके भाई साहब। सरकार अंधी, मिनिस्टर वो अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखों में कोई पट्टियां नहीं है सरकार के पास। आज हम मरने के लिए उतारू हो चुके सारे विकलांग भाई, रोड पे आज हंगामा से मरेंगे यार। इससे पहले भी है क्या बहुत प्रोटेस्ट कर चुके आज तक कोई सरकार ने कोई कर्मचारी कोई अधिकारी ने ना सच्चा वादा नहीं दिया, सब झूठा वादा करके साइड हो जाते। जी मैम, क्या मांगे मैम आपकी, क्या सरकार से फरवरी में बैठे थे, बैठे कोई कुछ नहीं हुआ। अब हमने 3 दिन हो गए जहाँ बैठे हुए, अभी तक हमारे पास कोई भी अधिकारी नहीं आया। क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? डिमांड हमारी सबसे बड़ी गई है कि पेंशन की। हम गवर्नमेंट से बोले कि पेंशन बंद कर दो, हमें काम दे दो, हम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। 1000 रुपये मिलते सर, 1000 रुपये से होता क्या है? कितनी चाहते हो? कुछ भी नहीं होता। अब मैंने 2 डिप्लोमे किए सोशल वेलफेयर के, फिर भी बेकार हूँ, खज्जल हो रही हूँ। मुझे कोई सेंटर वगैरह मिल जाए वो भी ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं दे रहे। दिक्कत आती है, 1000 से होता क्या? तक जारी दिया जाएगा। ये तो अगर वो नहीं आ सकते, हमें तो जाना है। क्या मांग क्या है आपकी, किसको लेकर आप करके प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे डिसेबिलिटी एक्ट अभी तक आंदोलन कार्रवाई में है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता है। जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट है, यूटी का कोई राइट हमें नहीं मिलता है। क्या क्या राइट आपको चाहिए? हमें हमारा पेंशन का है, हमारा एजुकेशन का है। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 1000 रुपये। तो अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग थी कि हमें हमारी पेंशन 5000 कर दी जाए। इन्होंने मांगा था पिछले साल जब हम हंगर स्ट्राइक पे थे, 1000। राष्ट्रव्यापी हमारा सम्मेलन होने जा रहा है, डेलीगेट कॉन्फ्रेंस। उसमें सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का हम निर्णय लेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो हमारे संज्ञान में इस तरीके से आ रहा है कि कर्मचारियों को के अंदर भय पैदा करने के लिए, मतलब अपनी मांगों को लेकर के कोई आंदोलन ना चले। मतलब 4-4 बार ड्यूटी के बारे में पूछा जाता है कि आपने क्या कुछ काम किया है। ये टेरर पैदा करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। पूरे देश में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का जो हमारा मुलाजिम है, बगैर किसी चार्जशीट के, बगैर किसी आरोपों की पुष्टि के उनको नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से इन इश्यूज को लेकर के जो पूरे देश के स्तर पर हम इसकी निंदा करते हैं। और इस मामले में जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है मुलाजिमों के साथ, पूरे देश में इसकी आवाज को उठाएंगे और निश्चित तौर से पूरे देश में आंदोलन को खड़ा हम करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट सवाल है। बिजली के बिना जीवन कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन उसको भी बेचा जा रहा है। अभी चंडीगढ़ में आपने देखा, उससे पहले JNK में देखा, मतलब सबसे सस्ती बिजली देता है चंडीगढ़। लेकिन नुकसान की बात नहीं है, मतलब अब सभी जो PSUs है उनको बेचने का काम शुरू हो रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कर्मचारियों के, मुलाजिमों के, मजदूरों के आंदोलन को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमला है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके ऊपर हमला है, जो हमारे जनवादी अधिकार है उसके ऊपर हमला है। लेबर लॉज को खत्म कर दिया है, लेबर कोड्स बढ़ा दिए गए हैं और संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम के नाम पर आंदोलन को रोकने की सारे जो साजिशें हो रही है, इसके खिलाफ भी हम आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ पोस्ट वैकेंट पड़ी। जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या चाहते हैं? इंसाफ। क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ।
आज की जो हमारी डिमांड्स हैं ये पहले की पेंडिंग डिमांड्स को लेकर ही है। 2018 में हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन हमारी कोई भी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं की है। उसी के संदर्भ में आज ये दोबारा हमारा जो एक दिन का जो प्रोटेस्ट रखा गया है। पहली डिमांड तो है कि पे की, इतनी महंगाई के ज़माने में हमारी पे कुछ नहीं है। 4000 कभी ये 2000 देते हैं, कभी 3000 आ जाता है, और महीने का तो पता नहीं चलता कौन से महीने की आ रही है कौन से नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सी जो बहनें हैं इसी पे डिपेंड है। हम एलजी साहब से चाहते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में हमारी जो पे है कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 करें, तो हेल्परों की भी बढ़ाई जाए। और दूसरा मुद्दा था हमारा जो प्रमोशन कोटा, 100% प्रमोशन कोटा है, लेकिन हमें किया जा रहा है बिना किसी इंसेंटिव के, ऐसे जिन्होंने पूरी उम्र इस डिपार्टमेंट को दे दी ऐसे निकाला जा रहा है। हम ये दरख्वास्त करते हैं एलजी साहब से कि कम से कम इनको कुछ देकर कम से कम इनको हेल्परों को जो है वो 3 लाख और वर्कर को 5 लाख दिया जाए, और इनको पेंशन मंथली पेंशन लगाई जाए। तो सबसे हमारा मेन मुद्दा है पे का, कि पे जो है हमारी मंथली मिले। ड्यूटी बन गया तब भी वही हाल, नहीं बना था तब भी वही हाल। 2018 से लेकर अब तक हमारा जो पेंडिंग है कई महीने की आ जाती है, कई का पता ही नहीं चलता है कहाँ गए वो महीने। तो हम एलजी साहब से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है इन पर गौर किया जाए। इस महंगाई के ज़माने में 4000 से कुछ नहीं होता है, तो ये जल्दी से जल्दी हमारी डिमांडों पर गौर किया जाए। अगर ये हमारी डिमांडों पर गौर नहीं करेंगे तो हम फिर से सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। आज पूरे भारतवर्ष में जो है नेशनल लोक अदालत जो है लगातार चल रही है। सुबह यहाँ हमारे 11 बजे से शुरू हुई है और जो है काफ़ी केसेस हमने रखे हुए हैं, और आज अभी तक जो है काफ़ी डिस्पोजल भी हो चुका है और काफ़ी अमाउंट जो है अवार्ड भी दिया गया है MACT केसेस में, और हर प्रकार के हमने केसेस रखे हैं। और हमारे यहाँ पे जो है बेंच जो है 3 बेंच यहाँ पे हैं और 2 बेंच हमारे पेरिफेरीज में बने हुए हैं। तो एडिशनल आपने मुझे पूछा कि इस बार एडिशनल क्या है, कि हमारे साथ हर बेंच के साथ हमने लॉ स्टूडेंट जो है एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है हमने रखे हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो लोक अदालत का सर्वे करेंगे और ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नालसा को देंगे। थैंक यू जी। नालसा की तरफ से नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक ये स्कीम है कि इस लोक अदालत में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक काम, एक ड्यूटी इंट्रस्ट की गई है, एक सर्वे की, हाउस होल्ड सर्वे, एंड जो भी इसमें डिस्प्यूटेंट्स हैं या लिटिगेंट्स हैं उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे। जैसे ही उनका अग्रीमेंट हो जाता है, लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ होता है या जिस तरह से भी होता है, उसके बाद हम उनसे कुछ सवालात करते हैं कि जिस तरह से कि आप ठीक हैं, सेटिस्फाइड हैं इस अग्रीमेंट से, आपको आने में दिक्कत हुई, कब आपका केस फाइल हुआ था, कितने लोग हैं इस समय आपके फैमिली में। ये एक नालसा का इनिशिएटिव है ताकि हम बता पाएँ कि इफेक्टिव कितनी है लोक अदालत, यहाँ पे एक्चुअली कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, क्या डिस्प्यूटेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, किस तरह से कौन कौन से केसेस हैं। अभी हम अंदर एक डिस्पोजल देख कर आए हैं, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के केसेस हैं या जिस तरह से भी केसेस हैं ये मोस्टली डिस्पोज ऑफ होते हैं। तो ये एक लॉ स्टूडेंट्स को एक ड्यूटी इंट्रस्टेड है, हर एक बेंच के साथ यहाँ पे जो भी काउंसलर्स हैं, जो जजेस हैं, उनके साथ 1-1, 2-2 लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो डिस्पोजल देख रहे हैं, और वो ये भी देखते हैं जैसे ही उनका डिस्पोजल होता है तो जो लिटिगेंट्स है या जो डिस्प्यूटेंट्स हैं जो आज आए हैं यहाँ पे, उनसे हम कुछ सवालात करते हैं, जिसके तहत ये यूटी का झूठा प्रचार बंद करो। यूटी नहीं है, यूटी नहीं है, यूटी नहीं है, यूटी का झूठा प्रचार बंद करो। यूटी का झूठा प्रचार बंद करो। यूटी का झूठा प्रचार बंद करो। राज्य का दर्जा बहाल करो। राज्य का दर्जा बहाल करो। राज्य का दर्जा बहाल करो। यूटी नहीं है, यूटी नहीं है, यूटी
यूटी नहीं है, झूठी है। यूटी का शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का जो आज प्रदर्शन है, हम जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली की मांग करते हैं। इसके साथ ही शिवसेना आज केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती है कि जम्मू कश्मीर आधी अधूरी लटकी हुई यूटी क्यों है। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर कर्मचारियों को यूटी के समान वेतन नहीं मिल रहा। यहाँ न्यूनतम वेतन भी यूटी के समान नहीं है, अन्य राज्यों के बराबर नहीं है। जो राजस्व वसूला जा रहा है, जो टैक्स, जो जीएसटी वसूला जा रहा है, वो भी राज्य के तौर पर यहाँ पर वसूला जा रहा है। उसके बाद जो शोर शराबा हुआ था कि यहाँ पर बाहरी बहुत बड़े निवेश होंगे, वो भी शोर जो है धीमी गति के अंदर चला जा चुका है। उसके बाद जो हमारे कश्मीरी विस्थापित भाइयों को जो बसाने की बात की गई थी, वो भी अभी उनको बस विस्थापित करने का मामला भी जो है अंदर के अंदर लटका हुआ है। यानी हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 27 महीने का लंबा अंतराल बीत चुका है और उनको कितना समय चाहिए जम्मू कश्मीर को स्थिति को सुधार करने के लिए। जम्मू कश्मीर को वो बताएं कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति क्या है। ना तो वो राज्य का दर्जा दे रहे हैं और ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर वह तमाम कानून लागू हो रहे हैं जो किसी यूटी के अंदर लागू होना चाहिए। इसके साथ ही 5 अगस्त को जब धारा 370 हटाई गई थी तो पूरे देश के अंदर बीजेपी नेताओं ने शोर किया था, ढिंढोरा पीटा गया था कि अब कोई भी बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर रह सकता है, जगह खरीद सकता है। मगर कहीं ना कहीं वो दावे भी अब झुठलाए जा रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर प्रवेश करते ही जो बाहरी राज्यों की यहाँ पर मोबाइल की घंटी पूर्व की भांति बंद हो जाती थी, वो सिलसिला आज भी जारी है। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की स्थिति के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को जल्द से जल्द स्पष्ट करें और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें। सारे खुशबू इकरा पब्लिक स्कूल बच्चे सोबिया मजीद